दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कृषि दर्शन में हमारा विषय है ग्रीष्मकालीन सब्जियां और उनका प्रबंधन। और आपको बता दें, आज का हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम है। इसमें आप कार्यक्रम में शामिल होकर आज के विषय से संबंधित अपने प्रश्न स्टूडियोज़ में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकते हैं। आज के विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में सादर आमंत्रित है उद्यान विभाग शिमला हिमाचल प्रदेश के उपनिदेशक एवं सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और इससे पहले किसान साथियों, आपको ये बता दें, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे दूरभाष नंबर रहेंगे 2800-177 और 2800-178। यदि आप शिमला के बाहर से हमें फ़ोन करते हैं तो शिमला का स्टडी कोड 0177 लगाना ना भूलें। आज का हमारा विषय है ग्रीष्मकालीन सब्जियों का उत्पादन एवं उसका प्रबंधन। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और जलवायु को अगर हम देखते हैं तो यहाँ विविधता पाई जाती है, तरह तरह की जलवायु प्रदेश में है। ऐसे में ग्रीष्मकालीन सब्जियों के उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं और प्रदेश के किसानों को ग्रीष्मकालीन सब्जियों का उत्पादन कैसे करना चाहिए? जी, हमारे प्रदेश के सभी किसान बागबान किसान भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन सब्जी उत्पादन की क्या क्या संभावना है, जो कि हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हम किन किन सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं और उसके बाद उत्पादन करने के साथ साथ उसका उचित प्रबंधन कैसे करें ताकि हमारे किसानों की जो आमदन में इजाफा हो। जी, तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार का जलवायु पाया जाता है और उस भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु के अनुसार इस पूरे प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे प्रदेश के निचले क्षेत्र हैं जी, जो कि जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 900 मीटर ऊंचाई तक के क्षेत्र आते हैं, जिनको हम निचले क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ पे ग्रीष्मकालीन सब्जी का जो उत्पादन है वो जनवरी माह से शुरू किया जाता है। बिल्कुल। और आजकल मार्केट में जो हमारी ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं वो उपलब्ध हो रही हैं। जैसे कद्दू वर्गीय फसलों की बात करते हैं तो खीरा है, लौकी है, कद्दू है और इसके साथ शिमला मिर्च है, टमाटर है, जो कि हमारे आजकल निचले क्षेत्रों में पैदा की जाए। इसके साथ भिंडी है, फ्रांसबीन है। इसके साथ हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र 2 जो है जिसको हम मध्य पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं, और ये जो प्रदेश का जो हमारा 900 मीटर की ऊंचाई से लेके लगभग 1550 मीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र प्रदेश का जो है, इससे जो है हम मध्य पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे इस क्षेत्र की जो हमारे भाग 2 की जो विशेषता है, यहाँ पे हमारे किसान बागवान भाई बेमौसमी सब्जी उत्पादन करते हैं। बिल्कुल जी। और इस की जो एक सबसे बड़ी जो एक खासियत है, विशेषता है कि हमारे यहाँ पे जो इस क्षेत्र में जो सब्जी उत्पादन होता है वो हमारे देश के अन्य प्रदेशों में उसकी गुणवत्ता, उसका रंग रूप, उसका स्वाद, उसकी एक अलग पहचान है, जिससे हमारे किसानों को जो है बेमौसमी सब्जी उत्पादन करके जो है बहुत अच्छा फायदा होता है। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही खुशी की बात है कि प्रदेश के जलवायु हमारे जो सब्जी उत्पादक किसान बागवान है उनके लिए एक लाभदायक सिद्ध होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ग्रीष्मकालीन सब्जियां होती कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको ग्रीष्म ऋतु में उगाना चाहिए, और ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ अगर बेमौसमी तरीके से भी उसका उत्पादन हमारे प्रदेश के सब्जी उत्पादक करना चाहे तो वो किन सब्जियों को वो मुख्यतः उनका उत्पादन कर सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले बात आ जाती है कि हमारी कौन कौन सी ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जो हमारी मुख्य रूप से जो फसल है वो टमाटर है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है। इसके साथ हमारा जो फ्रांसबीन है, और जो दूसरी कद्दू वर्गीय फसलें हैं इसमें जैसे हमारी लौकी है, घिया है, खीरा है और कद्दू है, जो मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन सब्जियों के अंतर्गत आता है। जी, तो इन सब्जियों को उगा के किसान अपनी जो है आमदन में इजाफा कर सकते हैं। जैसे हम टमाटर उगाते हैं तो हमें ये जो मार्केट की जो मांग है, बाजार की जो मांग को के अनुसार उसको हम उगा सकते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, अब बात आती है सब्जियों के प्रबंधन की। कैसे जो है वो
ग्रीष्मकालीन सब्जियों के पौध या उसका जो बीज है, हमारे किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज और पौध कहाँ से प्राप्त करने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके पौध और बीज की चुनाव करते समय? जी हाँ, मैं इस विषय पे बात करने से पहले एक जो हम प्रदेश के 4 भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कर रहे थे उसमें 2 का तो जिक्र, हाँ जी, हाँ, 2 रह गए थे। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हमारे जो उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र हैं और जो नमी वाले क्षेत्र हैं, ठंडे जो है, जिनकी जो हाइट लगभग जो है कि हमारी 2500 मीटर तक की हाइट जो आते हैं उस क्षेत्र में जो आ जाते हैं, जैसे शिमला, कुल्लू या कुछ इस तरह के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी हमारा सब्जी उत्पादन जो है एक व्यवसाय के रूप में किसानों द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके साथ हमारे कुछ क्षेत्र जो जिनको हम बोलते हैं ऊंचे पर्वतीय या शुष्क क्षेत्र है, जिसमें ठंडे क्षेत्र है, जहाँ पे हमारा लगभग बर्फ काफ़ी समय तक रहता है, और सिर्फ हमारा जो ये आजकल का जो समय है ग्रीष्मकालीन का, इसी में ही सभी प्रकार की सब्जी उत्पादन किया जाता है, जो कि हमारे ये लाहौल स्पीति किन्नौर के जो एरियाज़ हैं या कुछ और प्रदेश के कुछ और ऊंचे क्षेत्र हैं वो उसमें कवर होते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो हमारे 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पे भी ये सारी सब्जियां जो हैं कि इस सीजन में लगभग उगाई जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने पूछा कि हमारे किसान या बागवान भाई जो ग्रीष्मकालीन सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं तो उनको कहाँ से अच्छी गुणवत्ता वाले जो है बीज उपलब्ध हो, या इस सब्जी उत्पादन में जो और उनको कृषि सामग्री चाहिए वो कहाँ से उपलब्ध हो। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि जितने भी हमारी ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं, चाहे वो टमाटर है, शिमला मिर्च है, या तेज मिर्च है, या फ्रांसबीन है, या हमारे खीरा है, ये जितने भी हमारी या और कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं, तो इनके प्रमाणित बीज विभाग द्वारा भी उपलब्ध अनुदान के ऊपर किसानों को दिए जाते हैं जी। साथ ही साथ हमारे बाजार में जो रजिस्टर्ड इसके रिटेल आउटलेट हैं, प्राइवेट जो डीलर्स हैं वो भी रजिस्टर्ड हैं, उनको भी सीड एक्ट और सीड कंट्रोल ऑर्डर अधिनियम के तहत जो है वो रजिस्टर्ड किया जाता है, उनको लाइसेंस दिए जाते हैं, उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो सब्जी उत्पादक किसान है जी, वो भी विभाग से या प्रदेश सरकार से नर्सरी और पौध उत्पादन का लाइसेंस लेके अनुमोदित करा के उसको अन्य किसानों के लिए पौध उपलब्ध करवा सकते हैं। जी हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छी बात की कि जो सबसे बड़ी जो बात आ जाती है, जितने भी हमारी ग्रीष्मकालीन सब्जियां होती हैं, चाहे शिमला मिर्च है, टमाटर है, तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो पौध उगाते हैं। जी बिल्कुल। और पौध उगाने के लिए हमें नर्सरी जो प्रबंधन करना पड़ता है, तो नर्सरी प्रबंधन में हमारे किसान बागवान भाई जो हैं वो अपने तरीके से भी पौध उगाते हैं, लेकिन उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे जब पौध उगाते हैं तो खासकर खुले क्षेत्रों में जब पौध उगाते हैं तो कई बार उसमें अंकुरण अच्छा नहीं होता है, या अंकुरण के बाद जो है उसमें कमर तोड़ बीमारी आ जाए जिसको हम डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, सारी की सारी पौध खत्म हो जाती है। और उससे क्या होता है कि किसान का आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, और साथ में उसका जो ग्रीष्मकालीन सब्जी उत्पादन का जो लक्ष्य है वो भी पिछड़ जाता है, क्योंकि उस समय पर उसकी रुपाई नहीं कर पाता है। और अगर गलती से उन पौधों की रुपाई वो करता भी है तो उसको जो है उचित पैदावार उससे नहीं मिल पाती है। जी। तो इसके लिए किसान बागवान भाई छोटी पॉली टनल्स लगा के अपनी पौध उत्पादन कर सकते हैं, और पॉली टनल लगाने के लिए भी प्रदेश सरकार कृषि विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना चलाई जा रही है, जिसके ऊपर सभी किसान जो हैं वो 85% तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, और उसके अंतर्गत अपनी नर्सरी उत्पादन कर सकते हैं, छोटी जो टनल है। जी बिल्कुल। जो कि नर्सरी उत्पादन के लिए ही विशेष रूप से वैज्ञानिक विधि के अनुसार जो है वो नर्सरी उत्पादन कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि अगर किसान बागवान भाई अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, तो जिसको हम हाई टेक नर्सरी बोलते हैं, वो पोर्ट्रेज में उगाई जाती है और पूरी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो है उसको उगाया जाता है। तो उसमें क्या चीज़ हो जाती है, उसमें हम 1 माह तक जो है अपनी फसल जो है वो एडवांस में भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। और विषम परिस्थितियों में भी हमें जो है अच्छी फसल और अच्छी पैदावार आती है। तो इसके लिए हमारे यहाँ प्रदेश में अगर हम बात करते हैं, एक किसानों का जो समूह है शिमला के यहाँ जुब्बलहट्टी के पास जो है, वहाँ पे एक किसानों का समूह है, वहाँ पे वो हाई टेक नर्सरी जो था वो एक वहाँ पे उन्होंने लगाई हुई है, जहाँ पे लगभग एक वर्ष में वो 15 से 20 लाख पौध तैयार करते हैं विभिन्न फसलों सब्जियों की, जिसमें मुख्यतः टमाटर, शिमला मिर्च की पौध तैयार करते हैं, खीरे की करते हैं, और वो सारी ही कंट्रोल्ड कंडीशंस में तैयार करते हैं, और अपने आसपास के किसानों को
फुलने में लगाने के लिए भी, और ख़ास तौर पर जो पॉली हाउस में लगाते हैं उनके लिए भी प्रदान करते हैं। जी, ये एक अन्य सब्जी उत्पादक किसानों के लिए भी एक मिसाल के तौर पे एक अच्छा उदाहरण हो सकता है कि अगर वो समूह में मिलके, जितनी उनके पास ज़मीन है, थोड़ी है ज़्यादा है, एक ही तरह की अगर सब्जियों का उत्पादन करते हैं और संयुक्त रूप से उसकी देख रेख करते हैं और फिर इकट्ठे होकर उसका विपणन करते हैं, तो उनको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। जी हाँ, मैं इसमें एक बात और विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि अगर किसान भाई अगर इकट्ठे होकर, संगठित होकर एक समूह बना के या छोटे छोटे समूह बना के कार्य करते हैं, चाहे वो कृषि के सब्जी उत्पादन के लिए इनपुट्स की ज़रूरत है, चाहे बीज की है या दवाइयों की ज़रूरत है, तो वो अपना जब इकट्ठा जितना भी एग्रीकल्चर इनपुट्स की खरीद करेंगे, तो वहाँ पे खरीद करते समय वो अपना 15 से 20% तक पैसा बचा सकते हैं। वो बार्गेन कर सकते हैं जब इकट्ठा होके वो उस सामग्री को खरीदेंगे। चाहे वो बीज की बात है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे जिस भी रजिस्टर्ड डीलर से वो बीज ले रहे हैं उसके साथ वो बात कर सकते हैं, या किसी कंपनी से डायरेक्ट बीज ले सकते हैं, अच्छा बीज ले सकते हैं, हम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ से बीज ले सकते हैं। तो उससे क्या चीज़ होगी कि उनको जब वो संगठित होकर ग्रुप में अपने बीजों का, दवाइयों का इकट्ठा परचेज करेंगे, तो वो पैसा भी बचाएंगे और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, और साथ ही साथ उनको जो है उसमें तकनीकी सहयोग भी प्राप्त होगा, एक दूसरे के अनुभव से सीखने को भी मिलेगा। जी हाँ, हम किसान बागवान साथियों, आज के हमारे विषय से संबंधित यदि कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, आज का हमारा विषय है ग्रीष्मकालीन सब्जियों का उत्पादन एवं उसका प्रबंधन, तो आप हमारे दूरभाष नंबर एक बार पुनः सुन लें, 2800-177 और 2800-178। शिमला का STD कोड 0177 रहेगा। आप फ़ोन कॉल करके कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ से अपने कोई भी सवाल सब्जी उत्पादन से संबंधित पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, एक अगर हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अक्सर तापमान अधिक होता है, वातावरण में थोड़ी जो है वो गर्मी बहुत होती है, ऐसे में हमारे जो सब्जी उत्पादक हैं उनके लिए चुनौतियाँ बढ़ जाती है कि उनकी जो पौध है वो उसमें अंकुरण सही हो, पौध की बढ़वार अच्छी हो और सब्जी का आकार सही हो, कई सारी चीज़ें हैं। तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खेत तैयार करने से लेकर उसकी निराई गुड़ाई, जल प्रबंधन, खाद और पोषण से संबंधित बातों का ध्यान कैसे, मतलब हमारे जो सब्जी उत्पादक है वो ग्रीष्म ऋतु की विकट स्थितियों के से निपटते हुए भी अपना एक अनुकूल और स्वैच्छिक उत्पादन ले सकते हैं? जी, जैसे ग्रीष्मकालीन में सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि खासकर मई और जून माह में तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, और जब भी जैसे हम टमाटर, शिमला मिर्च की बात करते हैं, जब तापमान हमारा 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो जो हमारे फलों का जो रंग है वो उचित नहीं डेवलप हो पाता है जी, और जिसके कारण क्या होता है कि मार्केट में हमारे किसान बागवान भाइयों को उसका सही दाम नहीं मिल पाता है। इसी तरह से जो दूसरी समस्या कई बार क्या होती है कि आजकल के दिनों में कई बार बेमौसमी बारिश हो जाती है, जिसके साथ कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि होती है, उससे भी हमारी जितनी भी ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं ये बहुत सेंसिटिव होती हैं और उनको भी नुकसान होता है। बिल्कुल। और तीसरी जो बात आ जाती है कि ग्रीष्मकालीन में सबसे बड़ी बात आ जाती है कि किसानों के पास पौधों को सिंचाई करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता है जी। तो ये जो मुख्यतः 3-4 हमने समस्याओं का जिक्र किया, इसके प्रबंधन के लिए कुछ जो हमारे वैज्ञानिकों ने तकनीकें विकसित की गई हैं। जैसे हमारे पास अगर कम पानी है जी, तो अगर हम उस क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन द्वारा सब्जी की फसलों को सिंचाई करते हैं, जितनी भी हमारी ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं, तो हम उसी कम पानी से 3-4 गुना ज़्यादा क्षेत्र में सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से जैसे हम बात आ जाती है कि हमारा बेमौसमी बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो उसके लिए जो है हमारे जो है सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, एंटी हेल नेट की स्कीम है, जिसके ऊपर किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है। तो उसका भी फ़ायदा उठा के जो है कि उस एरिया में जहाँ पे हमें ये संभावना होती है कि ओले गिर सकते हैं, जैसे हमारी टमाटर, शिमला मिर्च की फसल पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जैसे हाल में भी पिछले हफ्ते हुआ है। बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारे किसान बागवान भाई इस तकनीक का उपयोग करके अपनी फसल बचा सकते हैं। तीसरी बात आ जाती है कि जैसे हमारा गर्मी के मौसम में अगर तापमान ज़्यादा होता है तब हमारी पैदावार अच्छी नहीं होती है, तो हमें पानी का प्रबंध करना पड़ता है। अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हमारी
जितनी भी ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं इसमें खरपतवार ज़्यादा उगते हैं, जिसकी हमें निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन ज़्यादा बारिश होने पर कई बार किसान बागवान भाई हम सब्जी की फसलों में निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, और जिससे खरपतवार इतने बढ़ जाते हैं कि हमारी जो मुख्य फसल है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए अगर जो है कि हम कृषि रसायनों का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वातावरण की दृष्टि से या हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हम इस चीज़ को भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें। और इसके लिए भी किसान बागवान भाई वहाँ पे जो है प्लास्टिक मल्च का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी नमी भी सुरक्षित रहेगी। जो हम अगर हम बात करते हैं कि कम बारिश है या सूखा है तो हमारी नमी भी सुरक्षित रहेगी, और उस वहाँ पर जो है हमारे खरपतवार भी नहीं आएंगे। तो अगर मल्च का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आच्छादन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में देसी भाषा में, तो आच्छादन का वो देसी जो के पास कोई भी किसी पुरानी फसल के रेजिड्यू है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या जो साइंटिफिक तरीके से जो हम बात करते हैं प्लास्टिक की मल्च का भी उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस चीज़ से अगर वो करते हैं तो वो सूखे से भी, अति बारिश से भी और खरपतवार से भी गर्मी की फसलों में प्रबंधन अच्छी तरीके से कर पाएंगे और हमें भरपूर फसल मिल सकती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे जो प्रदेश के किसान हैं वर्तमान समय में उनके पास अगर वो खुले में सब्जी का उत्पादन करते हैं तो एंटी हेल नेट या फिर तमाम तरह की सावधानियों को बरते उत्पादन कर सकते हैं, और अगर संरक्षित तरीके से वो सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं ग्रीष्म ऋतु में तो फिर पॉली हाउस लगा के वो कर ही सकते हैं। इसके लिए अगर संरक्षित तरीके से सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं किसान, तो सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से उनके लिए कौन कौन सी ऐसी लाभकारी योजनाएँ हैं जिसका लाभ लेकर वो अपने सब्जी उत्पादन को एक व्यावसायिक रूप दे सकते हैं? जी, जैसे अभी वर्तमान में जो विभाग द्वारा जो है मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत हमारे प्रदेश के सभी किसान छोटी पॉलीटलन से लेके 2000 वर्ग मीटर तक का पॉली हाउस स्थापित कर सकते हैं, जिसके ऊपर जो है 85% अनुदान दिया जाता है। और इसके स्कीम में अनुदान प्राप्त करने के लिए जितने भी हमारे किसान हैं उनका 4 दिन का प्रशिक्षण करवाया जाता है जी, जो कि हमारे जितने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में रेजिडेंशियल कोर्स है वो विभाग जो है निःशुल्क करवाता है, ताकि किसानों को पूरी तकनीकी जानकारी उपलब्ध हो, ताकि अगर उन्होंने पॉली हाउस के अंदर सब्जी उत्पादन पूरे वर्ष भर करना है और कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि अगर पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है और खीरा है, तो ये मुख्यतः फसलें लगाई जाती हैं पॉली हाउस के अंतर्गत। और मैं यहाँ ये भी अपने किसान बागवान भाइयों को बताना चाहूँगा कि एक जो अध्ययन नबार्ड नैपकॉन संस्था द्वारा किया गया था वर्ष 2017 में, और इसमें पाया गया कि अगर एक किसान सिर्फ 500 वर्ग मीटर का है जो कि 1 बीघा से भी कम है पॉली हाउस स्थापित करता है, तो 1 साल में लगभग वो उस पॉली हाउस से 2.5 लाख रुपए की इनकम प्राप्त कर सकता है। तो इसको एक स्वरोजगार के रूप में भी अपनाकर जो है कृषि इसमें जो हम बात करते हैं कि सब्जी उत्पादन को पॉली हाउस के अंतर्गत एक स्वरोजगार के रूप में अपनाकर, और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि 500 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में 2 से 3 लोगों को वो रोजगार भी प्रदान कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो सही बात है कि संरक्षित तरीके से पॉली हाउस के अंदर अगर सब्जी उत्पादन किया जाए तो तमाम तरह की जो सब्जी उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए होती है उसको बनाने में किसान सफल रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये भी अक्सर सुनने को मिलता है कि कई ऐसे रोग लग जाते हैं जिनका किसान को समय रहते पता भी नहीं लग पाता और उनकी फसल पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। कौन से मुख्य रोग हैं जो ग्रीष्मकालीन सब्जियों में लगते हैं, उनके लक्षण और उनकी पहचान हमारे सब्जी उत्पादक कैसे करें ताकि समय रहते उसका वो उपचार कर सकें और अपने जो फसल है उसको नष्ट होने से बचा सकें? जी, मैं मुख्य जो ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जो मुख्य जो हमारे बीमारियां या कीड़े इसमें जो इनका प्रकोप होता है जिनसे काफ़ी नुकसान इन फसलों को होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही हमारी जो ग्रीष्मकालीन सब्जियों की जो पौध किसान लगाते हैं उसमें नर्सरी में जो बीमारी आती है जिसको कमर तोड़ डैम्पिंग ऑफ के नाम से जाना जाता है, तो ये सबसे बड़ी है। अगर इसमें इसका उचित प्रबंधन ना किया गया या हमारी पौधी खराब हो जाती है तो हमारा सब्जी उत्पादन का कार्य जो है वो सफल नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें अपनी जो है वो नर्सरी उगानी चाहिए, और नर्सरी लगाने से पहले हमें उस भूमि का भी उपचार करना चाहिए।
और बीज का उपचार तो होता ही है जो हम बाजार से बीज लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें शंका है कि कहीं पे हमारे उस क्षेत्र में पहले से इस तरह का कमर तोड़ या इस तरह की बीमारी आती है तो हम उसका प्रबंधन कर सकें। और दूसरी बात आ जाती है कि हम हमारी जो हाईटेक नर्सरीज हैं, किसान बागवान भाई, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं या अपने एरिया में ऐसी नर्सरी स्थापित कर सकते हैं, वहाँ भी अपना बीज देके जो है पौध उत्पादन करवा सकते हैं। आपने कहा कि मिट्टी का भी उपचार करना चाहिए, तो कैसे मिट्टी का उपचार हमारे जो साधारण किसान कर सकते हैं? जी, सबसे जो अहम बात है मिट्टी का उपचार करने के लिए, तो इसके लिए जो है कि फॉर्मलिन से ट्रीटमेंट करते हैं। 5% जो फॉर्मलिन आती है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके लिए भी किसान बागवान भाइयों को विभाग द्वारा भी और हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या बागवानी विश्वविद्यालय नौनी में है, इनके द्वारा प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से प्रदान किया जाता है। पूरी टेक्नोलॉजी इनको डेमोन्स्ट्रेट की जाती है जी। और जहाँ पे है अब सिस्टम दूसरा आ गया है कि जहाँ पे हम सॉइल लेस बिना मिट्टी के भी पौध उत्पादन कर सकते हैं, तो वो उसमें भी जैसे उसमें कोकोपीट है, वर्मीक्लोराइड है, परलाइट है, 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, जिसमें हम मिट्टी पे नहीं तो वहाँ पे हमारी 100% वो जो है कि सब्जी की नर्सरी जो है वो सेफ होती है और इसमें ये डंपिंग ऑफ नहीं आती है। तो हमारी पोर्ट्रेज में भी नर्सरी उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद हम मुख्यतः बात करते हैं जो हमारे टमाटर है, शिमला मिर्च है, जो मुख्य जो क्षेत्रों में जो प्रॉब्लम आती है, इसमें बिल्ट की प्रॉब्लम आती है जी। तो बिल्ट जब हमारा पौधा बड़ा हो जाता है, लगभग 1.5-2 महीने का हो जाता है, जब उसमें फल आना शुरू होता है तो उस टाइम पे वो पौधा एकदम से मुरझा जाता है जी। और कुछ ही दिनों में पूरा पौधा खत्म हो जाता है। और ये बीमारी जो था जमीन में के अंदर फैलती है और कुछ ही दिनों में हमारा पूरे का पूरा खेत ही खत्म हो जाता है जी। उस परिस्थिति में उस परिस्थिति से बचने के लिए कि हमारा ऐसा नुकसान ना हो, किसान जितने भी जो हमारा सब्जी उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं वो सबसे कोशिश करें कि जब भी वो बीज लें तो जो हमारी प्रतिरोधित किस्में हैं उनका ही बीज लें। जब भी जहाँ से भी बीज प्राप्त करें तो वो ज़रूर उनसे कोशिश कर लें। दूसरी बात आ जाती है, अगर जहाँ पे ऐसी संभावना है तो वहाँ पे भी हम सॉइल की ट्रेंचिंग कर सकते हैं। और जब हम पौध नर्सरी से खेत में लगाते हैं तो उस टाइम भी हम जो है कि पौध की ट्रेंचिंग कर सकते हैं। जैसे वेबिस्टिन कार्बेंडिज्म जो है उसका जो है कि 0.5% का सोल्यूशन बना के उसके साथ हम पौध को जो है ट्रेंचिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे किसान मेहनत करके अपनी सब्जियों का उत्पाद तैयार करते हैं, उसको बाज़ार तक पहुँचाने में उपभोक्ता की नज़र में उसको उपभोक्ताओं को वो उनका उत्पाद पसंद आए, विपणन में किन किन सावधानी और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर देखा जाए हमारे प्रदेश के जितने भी किसान बागवान भाई सब्जी उत्पादन में जो लगे हुए हैं, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं। और जब पैदावार लेने के बाद जब वो बाज़ार में जाते हैं तो कई बार क्या उनको जो है कि वो उसका उचित दाम नहीं उपलब्ध हो पाता है जी। उसके पीछे मुख्यतः 2 कारण लेते हैं कि जब किसान बागवान भाई हमारे जब उनका फसल तैयार हो जाती है, बाजार भेजनी होती है, चाहे टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा है, तो उसके लिए वो उसकी जो है प्रॉपर ग्रेडिंग करें, सॉर्टिंग करें, ये उसको धो के साफ़ सुथरा मार्केट में ले जाए ताकि वो जो कंज्यूमर हमारे जो जितने भी कंज्यूमर हैं उनकी उसके लिए लाइकिंग हो। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आज के विषय से संबंधित आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। यह था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगले अंक में फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, सभी को नमस्कार।